नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने उत्तराखंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दे दी है। साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट में यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की भी नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है और पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर में मौजूद कार्यालय को बिजनेस होटल बनाकर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। इससे अगले 60 साल में 247 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। उत्तराखंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर लगी मुहर। इसी के साथ साथ आज उत्तराखंड कैबिनेट में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिली है। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरोस्पोर्ट्स संचालित करने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। विद्युत आयोग के विनियम को सदन में रखने की मंजूरी भी मिल गई है। उधम सिंह नगर में 7 वीडियो के बढ़ाए जाने पर भी तैनाती पर भी मुहर लग गई है। वित्त विभाग के वन टाइम सेटलमेंट 2023 से 24 पर भी मुहर लग चुकी है। उत्तराखंड मानसिक देखरेख अधिनियम कैबिनेट में पास किया गया है। इसके अलावा और जो बड़े फैसले बता रहे हैं, मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो ये आज के बड़े फैसले हैं। नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक डीजी का पद भी मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को भी मंजूरी मिल चुकी है। वित्त विभाग में एक डेट एंड कैश मैनेजमेंट सेल बनाया गया है। उसमें आज 11 पदों की स्वीकृति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। ये अगला मत भी हमारा वित्त विभाग का मत है, जो कि उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2023 को माननीय विधानसभा में लाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा इस अधिनियम के माध्यम से हमारे कुल 265 ऐसे एक्ट हैं जो कि आज के दिन में जिसकी कोई यूटिलिटी रह नहीं गई है और वो आवश्यक नहीं रह गए हैं, तो उनको निरसित करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई और इसके बाद विभाग जो है विधानसभा में इस एक्ट को लेकर के आएगा। जी, फाइनेंस वाला है ये फाइनेंस वाले एक्ट हैं। ये उत्तराखंड विनियोग अधिनियम निरसन विधेयक 2023 जो है ये वित्त विभाग का ही है। इसमें उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राज्य पीठ गठित किए जाने के संबंध में है। ये हमारा जो जीएसटी काउंसिल है भारत सरकार में, उसकी सिफारिश पे इसको बनाया जा रहा है। अभी जो जीएसटी के मामलों में कई बार अपील करने के लिए लोगों को दिक्कत होती थी, तो राज्य में ही उसकी एक पीठ गठित करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। हमारा ये राजस्व विभाग का मद है। इनके द्वारा जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1905 में कतिपय संशोधन इनके द्वारा आज प्रस्तावित किए गए थे। इसमें जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है कि अभी वर्तमान में जो भूमि खरीदने की परमिशन की जो एक व्यवस्था है, उसके लिए कुछ लिमिटेड उसके लिए उद्देश्य हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ले सकते हैं आपका, और अपने जो कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसमें यदि कोई अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम लेकर के आता है या फिर हमारे खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाना चाहता है, उसके लिए अभी अनुमति की व्यवस्था नहीं है। तो वो अनुमति की व्यवस्था लाए जाने के संबंध में राजस्व विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। प्रोजेक्ट लाएगा उसको जमीन के लिए छूट मिलेगी? नहीं, उसमें यह है कि चूंकि जैसे अभी हमारे नेशनल गेम्स भी होने हैं और काफ़ी सारी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी लाना चाहते हैं। दूसरा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हमारी स्कीम है,
उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम लाना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ के आसपास या अन्य जगहों पे, तो उनको चूंकि ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन का प्रोविज़न नहीं था, तो परमिशन का प्रोविज़न आज उसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उत्तराखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को देहरादून के सबसे पुराने बाजारों में से एक आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के तहत देहरादून के ब्राह्मणवाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी। सरकार एमडीडीए को फ्री जमीन देगी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन स्तर से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो होगा। आड़त बाजार का जो हमारा उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अभी से अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट के मेगा इवेंट के दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे, उस दिन निवेश के सिर्फ एमओयू नहीं बल्कि निवेश का धरातल पर काम दिखेगा। किसी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जरूरी सभी तैयारियां पूरी हो, जैसे जमीन का चयन, मानचित्र और समस्त अनुमति पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के सभी विभागों से, उनके क्षेत्र में आने वाले विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करने वाले लोगों से अभी से संपर्क करने के लिए कह दिया गया है। ऊर्जा, परिवहन, होटल, वेलनेस, नागरिक उड्डयन, आईटी और आयुष के सेक्टर में राज्य सरकार निवेश के साथ साथ अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, इसकी तैयारी में है। विनय शंकर पांडे कहते हैं कि उद्यमियों को कार्य में आसानी हो और इसके लिए विभागों की कई नियमावली में भी संशोधन किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल के समक्ष जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है दिसंबर माह में, उसके बारे में माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया और उनसे निर्णय प्राप्त किया गया है। मैं संक्षेप में इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे इन्वेस्टर समिट का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, ये एक हमारा कुमाऊं का होगा और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में ये किया जाएगा। बाकी मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये रोड शोज आयोजित होंगे, जहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत होगी, जहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी आवश्यकता अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 विदेश यात्राओं का भी प्रपोजल है और उस पर भी मंथन चल रहा है कि इसको कहाँ विदेश यात्राएं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट अच्छे ढंग से ला सकें। जाहिर बात है, रोड शो का तात्पर्य ये नहीं होता कि सड़क पर हम कोई प्रोसेशन निकाल रहे हैं। इसका ये होता है कि वहाँ पर हम एक हॉल में बैठकर इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ अपना हम प्रोमो करते हैं। इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन का भी माननीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होगी और उसमें अलग अलग विभागों के हमारे सचिव होंगे, ताकि निर्णय लेने में शीघ्रता हो और कोई भी विषय जाएगा तो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब की जो एचपीसी होगी उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और इसमें जो हम लोगों का टारगेट है वो कोशिश ये है कि लगभग इस इन्वेस्टर समिट से जब हमारी दिसंबर माह में हो तो लगभग 25 से 30 हजार करोड़ के परियोजनाओं की हम ग्राउंडिंग कर चुके हों, लगभग फाइनल स्टेज पर हों, नॉट एमओयू। इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, एमओयू ज्यादा हो जाता है लेकिन जब तक जो धरातल पर न उतरे तो उसकी कोई बहुत अधिक विशेष महत्व नहीं होता है। तो ये ग्राउंडिंग का हम लोगों का है कि हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में ज्यादा दिखेगा धीरे धीरे। तो ये टारगेट रखा गया है कि अगले 3 से 4 सालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आए। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि इन्वेस्टमेंट का मूल उद्देश्य हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। कितने अधिक लोगों को हम रोजगार दे पाए, डायरेक्ट रोजगार दे पाए, इनडायरेक्ट रोजगार दे।
उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में शुक्रवार को देहरादून के गांधी पार्क में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भारी बारिश के बीच धरना दिया। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर अंकिता भंडारी की न्यायिक हत्या का आरोप लगाया, साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, अब हत्यारों के साथ मिलकर सरकार उत्तराखंड की अस्मिता और अंकिता दोनों की न्यायिक हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता की हत्या के मामले में तथ्यों की न्यायिक हत्या करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे समूचे उत्तराखंड में व्याप्त आक्रोश है। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर राहुल गांधी के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जो काम कर रही हैं उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अब भी वो वही काम करेंगे। न्याय के जो दरवाजे बचे हैं उन दरवाजों पर जाने का काम किया जाएगा। जो भी न्यायिक ऑप्शन हमारे पास हैं उनको लेंगे। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मगर साथ साथ हमको अपने आप पर भी पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, भारत के लोगों की भावनाओं और अस्मिता की रक्षा के लिए जो उनका संघर्ष है उससे पीछे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा में पाइपलाइन बिछवाने के टेंडर को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पहले जारी टेंडर को सही पाते हुए ठेका याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टेंडर कमेटी के कार्य करने के तरीके पर भी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाते हुए 10,000 का जुर्माना लगाकर उसे 2 सप्ताह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को कहा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान टेंडर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ अधिशासी अभियंता जल संस्थान पूरे ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें कि संस्थान में सहस्त्रधारा में पानी की लाइन बिछाने का टेंडर जारी किया गया और 1 मई को टेंडर खोल करके 27 मई को अपलोड भी करा दिया गया। बाद में 30 मई को इसे निरस्त कर दिया गया। 6 जून को एक बार फिर इसी कार्य के लिए टेंडर निकाला गया और इस मामले को हाईकोर्ट में विजय प्रकाश ने चुनौती दी है। तो जल संस्थान की ओर से कहा गया कि न्यूनतम बीट नहीं आई, जिसके चलते इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। वहीं पूर्व में कोर्ट ने पूछा कि जब बीट नहीं थी तो वित्तीय बीट कैसे खोल दी गई। पूरे रिकॉर्ड के साथ टेंडर कमेटी और अधिशासी अभियंता कोर्ट में पेश हो। मौसम विभाग ने 10 जुलाई से 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पर्वतीय जिलों में चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल क्षेत्र से सटे हुए जिले, इन जिलों में आने वाले कुछ दिनों भारी बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार यात्रा मार्गों पर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में रहने वाली है और अभी देख ही रहे हैं कि 2-3 दिन से भी अच्छी बारिश मिल ही रही थी और आगे भी जो ये चीज़ें जो कंटिन्यू करने वाली है। और फिर इसमें जो इंटेंसिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो 9 तारीख से और भी इसमें बढ़ोतरी होगी। 10, 11, 12 की 13 की बात करें तो काफ़ी अच्छी रेंज जो है, हैवी वेरी हैवी रेंज जो है, मैं कहूँगा कि जो है कुछ जगहों तक में जो है 10 से लेकर 12 तक के बीच की बात करें तो कुछ जगहों तक में हैवी वेरी हैवी रेंज जो आपको प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। और अभी भी जो देख रहे हैं कि हैवी वेरी हैवी रेंज जो आई। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के दूरस्थ गांव चल में बादल फटने की घटना सामने आई। सड़क और पुल बह गए हैं। ऐसे में 200 से अधिक लोग दारमा घाटी में फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन वो भी रास्ते में फंसी है। हालांकि पुलिस के मुताबिक नाले में भरा पानी आने के चलते गांव का संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव टीमों को भेजा गया है।
हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र में पानी के बहाव में सैलानियों की कार बहने का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार सवार पर्यटक लखनऊ निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरगलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शेर नाले में पहाड़ों से पानी आ रहा था और इस दौरान लखनऊ के पर्यटक नैनीताल की तरफ जा रहे थे। तभी पर्यटकों ने कार के जरिए नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार नाले में फंस गई और पर्यटकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जिसके बाद कार पानी में बहने लगी है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाके में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बरसात जारी है। भारी बरसात की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। नैनीताल जिले में 42 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। नैनीताल जिले में भूस्खलन की वजह से 23 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा जिले की नदियां भी उफान पर हैं। वहीं प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन और जेसीबी तैनात की है। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी खैरना के पास बार बार मलबा आने से बंद हो रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से नदियों के किनारे न जाने की अपील कर रहा है। अभी जनपद में लगातार अलग सभी स्थानों पर लगभग रुक रुक कर बरसात हो रही है। कभी हल्द्वानी में भी मॉर्निंग से काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। आज एक तो विद्यालयों की छुट्टी इसको के दृष्टिगत करी गई है। साथ ही जो हमारे सड़कें बराबर भूस्खलन इत्यादि के कारण या मलबा इत्यादि के कारण बंद हो रही हैं, उनको खोलने के लिए विभागों को तत्काल रिस्पांस करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में एक स्टेट हाईवे है हमारा जो आंशिक रूप से बंद है। एक आंतरिक मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद है और 21 हमारी ग्रामीण सड़कें हैं जो अभी 1 घंटे पूर्व की सूचना है उसके अनुसार अभी बंद चल रही हैं। सभी स्थानों पर जेसीबीज लगी हुई हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और स्थानीय जो हमारे एसडीएम्स हैं उनके माध्यम। इसमें खैरना सबसे मेन थी जो थोड़ी देर तक बाधित रही थी, उसके बाद जो उसको खोल दिया गया है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात की गई थी। गुलाब घाटी में बीच में पत्थर गिर रहे थे, वहाँ पे भी फोर्स लगाई गई और उसके बाद जेसीबी से उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो पानी भारी मात्रा में बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार अनाउंस किया जा रहा है और ऐसे लोग जो किनारे रहते हैं उनको। उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां बीतने के बाद सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इस बीच राज्य में मानसून की दस्तक भी हो चुकी है और लगातार राज्य भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मानसून की शुरुआत में ही पूरे प्रदेश में जगह जगह जलभराव जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं ऐसे में खतरा उन बच्चों पर भी मंडरा रहा है जो पढ़ने के लिए जर्जर हालत में पड़ी बिल्डिंग में बैठने को मजबूर हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से अधिकारियों ने 500 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया है जहां मरम्मत की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि 16,500 स्कूल हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और इसी सूची में भी सी कैटेगरी वाले 400 स्कूलों में मरम्मत का काम किया जाना है। वहीं महानिदेशक शिक्षा का कहना है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही कई स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया है जिसमें कई अध्यापकों पर कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। स्कूल हैं 16,500, सबका ABCD हमने कैटेगराइजेशन कराया है। इसमें C और D ऐसे हैं जिसमें C में थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, D की बृहद मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। ऐसे हमने लगभग 500 विद्यालय चिन्हित किए हैं और उसका हमने DPR बना लिया है, उनकी मरम्मत की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ाई की बात है तो ऐसे जो कक्ष हैं उसमें मना किया हुआ है। एक ही स्कूल की जो अच्छी बिल्डिंग है सारे बच्चे उसमें बैठाएंगे। जो हमारे उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस सिटी के पास महिला से हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों ने दरोगा मोहन चंद्र भट्ट पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की भी कोशिश की थी। महिला से पर्स छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देकर उसके बाद आक्रामक और जानलेवा हमला करके हमारा सब इंस्पेक्टर पर चेकिंग करने वाला सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करके घातक करने वाला जो अपराध हुआ था, ये सभी आपको पता ही है। उस अपराध में संलिप्त एक अभियुक्त को हमने आज फॉर्मल रूप से गिरफ्तार करके उसको वो कर दिया है। आज जो है हमने उसको जेल भेज रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कल सुबह हमारा पुलिस की निगरानी से एक मेन अक्यूज़ जो है फरार हुआ है। इसके ऊपर जो है विभिन्न टीमें लगा के हम क्या बोलते हैं धरपकड़ और पकड़ने की कार्रवाई हम कर रहे हैं।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी एसडीएम को जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए भेजा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसे डेंगू के लिए बेड्स और प्लेटलेट्स जैसी सुविधा उपलब्ध हो। सचिव चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि प्रदेश में 40 ब्लड बैंक और 1460 बेड अलग अलग अस्पतालों में उपलब्ध है। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 4 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिससे प्रदेश में अब डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जिलाधिकारीगण एसडीएम्स को डिप्यूट करें और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं या जो डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स हैं उसका औचक निरीक्षण कर लें और उपचार इत्यादि कैसे चल रहा है इसका भी एक मौका मुआयना कर लें। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और ज़िला प्रशासन को निर्देशित कर दिए गए हैं कि वो संयुक्त रूप से अभियान चलाएं और ऐसी जगह जहाँ पे मस्कीटो लार्वे पनपने की जो है संभावनाएं रहती हैं उनका चयन कर लें और जहां वाटर एक्यूमुलेट हुआ है उसको उन सोर्सेस को नष्ट। पौड़ी में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की धर्मशाला को अब सरकार पीपीपी मोड पर देने जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों के सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। आपको बता दें कि बीकेटीसी के धर्मशाला में अब तक जहां शादी समारोह और अन्य समारोह महज 18 से 20 हजार रुपए में आयोजित हो जाते थे, वहीं धर्मशाला के पीपीपी मोड पर जाने से यहां शादी समारोह व अन्य समारोह के लिए लोगों को भारी दाम चुकाने पड़ सकते हैं। कांग्रेस भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट में जाए, हम चाहते हैं कि हम ही हमारी ज़मीन है हम इस्तेमाल करें, कोई दूसरा क्यों करे। हमने तो बहुत संघर्ष किया है, यहाँ बहुत लड़ाई लड़ी है हमने इस ज़मीन के लिए। और हमको यहाँ से भेज देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? इतना पैसा सबके पास थोड़ी होता है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता जो हम इतना खर्च कर दे। इसलिए तो हमने ये ज़मीन की थी, लड़ाई की थी। अगर ये प्राइवेट मूड में जाता है तो किस तरह का आंदोलन आप लोगों के द्वारा? हम भूख हड़ताल करेंगे, हड़ताल पे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जो कुछ भी हमसे हो सके हम करेंगे। हम नहीं जाने देंगे इसको कहीं बाहर। इससे तो हमें बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। जब गरीब लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं यहाँ पे, उनके लिए दिक्कत हो जाए। 10-15 हज़ार में शादी हो जाती है, कोई भी प्रोग्राम है 10-15 हज़ार में हो जाते हैं। किसी का चूड़ा कर्म है, किसी का नामकरण है, किसी की ऐसी पार्टी होती है, रिटायरमेंट की पार्टियाँ होती है, शादी ब्याह होते हैं तो 20-25 हज़ार में हो जाती है, कोई 10-15 हज़ार में हो जाती है। जब प्राइवेट में जाएगा तो अपना मनमाना रेट लेंगे, तो उससे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हम धर्मशाला में हम कीर्तन करते हैं, पता नहीं 40-50 साल से यहाँ पे कीर्तन होता। हमारे बुजुर्ग लोगों ने मार खाई है इस धर्मशाला के लिए, संघर्ष किया, जेल में बंद रहे और अब प्राइवेट में चले जाएगा तो हमको तो ये आने नहीं देंगे यहाँ। तो फिर ये तो हमारे लिए तो बहुत खराब बात है कि मतलब यहाँ के जनता के लिए तो बहुत खराब है। कारण से क्या हो रहा है कि जो आपके जो महंगाई जो है, या आप ये कह लीजिए जैसे बद्रीनाथ का उदाहरण लेते हैं, मुझे ये बताया गया था कि शादियाँ जो हो रही करीब 6-7 हज़ार में होती थी, अब ये कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख तक जा सकती है। तो इस पर फ़र्क किसको पड़ रहा है? फ़र्क गरीब आदमी को पड़ रहा है, फ़र्क आम आदमी को पड़ रहा है। तो ये सरकार की जनता विरोधी नीतियाँ हैं, ये इसका एक उदाहरण है। मैं जानता हूँ कि बीकेटीसी ने किया है इसको, पर मेरा ये मानना है कि ये सरकार इसके पीछे है और हमारी तो ये मांग होगी, मेरी ये मांग होगी कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि निजीकरण से देखिए नुकसान ही नुकसान होता है। निजीकरण से ये अगर कुछ संस्थाओं को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में निजीकरण नहीं होनी चाहिए, निजीकरण भी ज़रूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट में जाए, हम चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।